जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महतो एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2019 के क्वेश्चन आंसर के बारे में बातें करने वाले हैं। भौतिक विज्ञान के सेक्शन का आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काला दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा पर धूल के कणों तथा वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसी कारण चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? तो इसको हम लोग जो है सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको जो है प्रतिबिंब की प्रकृति निकालना है। तो एक अवतल दर्पण है, इसका जो है फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो जो इसका क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या r बराबर होता है 2 × f, यानी 2 गुने फोकस दूरी, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब हमारा ये वक्रता त्रिज्या है, ये फोकस दूरी है, ठीक है। हमारा 15 सेंटीमीटर हो, ये यहाँ पर 30 सेंटीमीटर में, ये 15 सेंटीमीटर में। अब वस्तु को हम लोग 20 सेंटीमीटर में रख रहे हैं, यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में रखेंगे बिंब को, यानी वस्तु को। तो हमारा प्रतिबिंब जो है वो C से परे बनेगा और वास्तविक उल्टा एवं बड़े साइज का बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक उल्टा एवं बड़े आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओम के नियम के अनुसार V = IR है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V समानुपाती होता है उसमें प्रवाहित हो रही धारा I के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो लेंस है, एक 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस है और दूसरा 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर दो लेंस है, एक का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और ये उत्तल लेंस है। तो यहाँ पर F1 बराबर हो जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस है तो 20 सेंटीमीटर यानी धनात्मक रहेगा। यहाँ पर जो है दूसरा लेंस जो है वो आपका अवतल लेंस है, तो इसका फोकस दूरी F2 बराबर हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। अब उसके बाद इसकी संयोजन की फोकस दूरी, तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 जोड़ 1/f2। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। F1 आपका 20 है प्लस 1/f2 आपका -25 है, -25। अब आगे देखिए, ये प्लस के स्थान पर ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 20 और 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 100 आएगा। और ऊपर में कितना हो जाएगा, तो 20 को जब 100 को 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ऊपर में 5 और यहाँ पर आएगा 4, यानी 1/100 आएगा, ठीक है। 1/100 आएगा। अब आपको F निकालना है, तो इसको भी पलटेंगे और इसको भी पलटेंगे, तो F बराबर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा नियंत्रक, और इसे हम लोग परिवर्ती प्रतिरोध भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से दूर रखकर पढ़ता है, तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे दूर दृष्टि दोष है, क्योंकि दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है, लेकिन निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, क्योंकि उसका जो निकट का बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वो व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से ग्रसित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 200 वोल्ट की लाइन से जुड़े 5 एम्पीयर विद्युत धारा को वहन करने के लिए 400 ओम के कितने प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। कुल धारा I बराबर आपका 5 एम्पीयर दिया गया है, वोल्टेज आपका 200 वोल्ट दिया गया है। यदि R डैश परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है, तब ओम के नियम के अनुसार V = I × R डैश हो जाएगा। तब हम लोग R डैश को निकालेंगे, तो V/I 200 और बटे में 5, तो ये 40 ओम आपका जो है तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा। तो तुल्य प्रतिरोध तो 40 ओम हो गया, लेकिन आपको 400 ओम के कितने प्रतिरोधकों को हम लोग समांतर क्रम में लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो है समतुल्य प्रतिरोध 40 ओम है और एक प्रतिरोधक का वैल्यू है 400 ओम। तो हमारा जो है समांतर क्रम में लगाएंगे, तभी हमारा इसका समतुल्य प्रतिरोध का वैल्यू कम आएगा। तब इसको हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका जो है 400 ओम के n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब 1/r डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/400 R1 जोड़ 1/r2 जोड़ n बार इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 1/r डैश इक्वल टू n/400 हो जाएगा। तब हम लोग n का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। r डैश का वैल्यू 40 ओम दिया गया है। अब जब n के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो n = 10 आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक विद्युत हीटर को 1 किलोवाट दर्शाया गया है, प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा क्या होगी?
तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा H बराबर आपका हो जाएगा शक्ति गुने में समय, पावर गुने में टाइम। तो शक्ति आपका दिया है 1 किलोवाट और समय आपका दिया है 1 घंटा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 किलोवाट आपका जो है हो जाएगा 10 के पावर में 3 वाट और गुने में 1 घंटा हो जाएगा 3600 सेकेंड। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका जो है जूल में आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3600 गुने 10 के पावर में 3 जूल। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक अवतल दर्पण द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखी होनी चाहिए। तो अवतल दर्पण जो है वो आपका हमेशा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब देता है, लेकिन जब हम उसको जो है फोकस और उसके जो है दर्पण के ध्रुव के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं या बिंब को रखते हैं तो वो हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब देता है और वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंख की पुतली के द्वारा। आपका जो है पारितारिका वो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है और आंख की पुतली जो है आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित्र न्यूनतम लगभग कितनी पवन की गति का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा पवन की गति होता है, तभी आपका जो है पवन विद्युत जनित्र जो है काम करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक चालक में 5 मिनट में 1500 कूलम के आवेश प्रवेश करते हैं और 1500 कूलम के आवेश निकलते हैं, तो विद्युत धारा कितनी होगी। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 5 मिनट, समय आपका 5 मिनट दिया है, इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 300 सेकंड। ठीक है, उसके बाद आपका जो है 1500 कूलम प्रवेश करता है और 1500 कूलम आवेश निकलता है, तो आपका आवेश Q बराबर हो जाएगा 1500 कूलम। आपका I धारा बराबर होता है Q बटे में T, आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग धारा कहते हैं। तो Q आपका दिया है 1500 और बटे में T आपका समय दिया है 300 सेकेंड। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका जो है 5 दिया 15 यानी 5 एम्पियर विद्युत धारा होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि आवर्धन m बराबर +1.5 है तो कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका आवर्धन जो है प्लस माइनस कभी भूल जाइए, 1.5 है जो कि 1 से बड़ा है। आवर्धन m आपका होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई अर्थात वस्तु की ऊंचाई। तो ये आपका 1 से बड़ा दिया है, यानी कि ये प्रतिबिंब की जो है ऊंचाई ये बड़ी होगी बिंब या फिर वस्तु की ऊंचाई से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा वस्तु के आकार से, और चूंकि m आपका जो है वो धनात्मक है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है और प्रतिबिंब आपका वास्तविक प्रतिबिंब है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि वायु से जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल से वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। तो आपका जो है वायु से जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल से वायु का अपवर्तनांक इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3:4। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति +2.5 डायोप्टर बताई गई है, तो कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसका जो फोकस दूरी होगा तो फोकस दूरी f बराबर होता है 1 बटे लेंस की शक्ति, तो ये 1 और बटे में 2.5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉइंट हट के यहाँ 0 आएगा, तो ये 10 बटे में 25, और क्योंकि ये मीटर होगा इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, तो 100 गुने 10 बटे में 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 25 चौ 100 यानी 4 दे 40 हो जाएगा। आपका जो है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगा। चूंकि ये लेंस की शक्ति धनात्मक है तो ये उत्तल लेंस होगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर होगा और उत्तल लेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए परिपथ आरेख में वोल्टमीटर द्वारा दर्शाई गई संख्या है। तो यहाँ इस परिपथ में जो है एक वोल्टमीटर लगा हुआ है 6 ओम के प्रतिरोध के साथ। तो ये जो है ये वोल्टमीटर आपका जो है 6 ओम के प्रतिरोध का विभवांतर को बताएगा। तो यहाँ पर एक 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R1 जोड़ R2 जोड़ R3, यानी तीनों को जोड़ देंगे तो ये आपका कितना होगा 6 4 10 2 12 ओम हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध। अब करंट धारा I को निकालेंगे तो I बराबर होता है V बटे में R, वोल्टेज है 10 और आपका प्रतिरोध है 12, यानी 10 बटे 12 एम्पियर हो जाएगा आपका धारा। यानी इस पूरे जो है तीनों प्रतिरोध में जो है 10 बटे 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो आपका जो है वोल्टेज निकालना है 6 ओम के
प्रतिरोध का। तो वोल्टेज V बराबर होता है आपका, V बराबर हो जाएगा आपका IR। I दिया हुआ है आपका, कितना दिया गया है 10/12, 10/12, और R जो है वो आपका 6 ओम है, तो 6। इसको जब काटेंगे तो 6 दूनी 12, 2 बचे 10, यानी वोल्टेज आपका आएगा 5 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक विद्युत फ्यूज आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विद्युत फ्यूज जो आपका होता है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। विद्युत फ्यूज एक जो है उसका गलनांक कम होता है, एक पतला तार होता है जब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होती है, और उसके रेंज से जब ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वो क्या करता है, पिघल जाता है। ऊष्मीय प्रभाव के कारण वो जो है पिघल जाता है। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है आपका विद्युत फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 18 है, समान पदार्थ के दो तार जिनकी लंबाई और त्रिज्या का अनुपात क्रमशः 3:4 और 3:2 है, वे 6 वोल्ट की एक बैटरी से समांतर में जुड़े हैं, विद्युत धाराओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3:1। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो प्रश्न में आपका दिया गया था कि दो प्रतिरोध है जिनके लंबाई और त्रिज्या का अनुपात क्रमशः 3:4 और 3:2 है, तो प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो प्रतिरोधों का अनुपात होगा R1/R2 इक्वल टू आपका हो जाएगा रो L1/A1 और रो L2/A2। आपका जो A1 है वो πr² का स्क्वायर होगा, और A2 जो है वो आपका πr2 का स्क्वायर होगा। अब उसके बाद जब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आपका पाई है ये कट जाएगा, ठीक है, ये भी पाई आपका कट जाएगा। तो L1/L2 हो जाएगा इंटू R2 का स्क्वायर, और बटे में आपका जो है R1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये रो भी आपका जो है कट जाएगा, अनुपात निकाल रहे हैं तब। अब उसके बाद L1 और L2 का अनुपात 3:4 है, और आपका R2 R1, क्योंकि R1 R2 का अनुपात जो है 3:2 है, तो R2 और R1 का अनुपात क्या होगा 2:3, उल्टा हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। अब आगे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 3/4 है और गुने में स्क्वायर है 2/3 का, तो 2/3 गुने 2/3, ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/3 बच जाएगा आपका। R1 और R2 का अनुपात 1/3 हो जाएगा। तो आपका जो था R1/R2 क्या आया, 1/3 आ गया। R1 और R2 को हम लोग समांतर क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिए हैं। अब उसके बाद जो है उसका धारा का अनुपात निकालना है, तो I1 और बटे में I2 को निकालना है। तो चलिए इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। तो I1 और I2 जो है वो क्रमशः R1 और R2, ठीक है, R1 और R2 से प्रवाहित धाराएं हैं। तो I1/I2 आपका कितना हो जाएगा, तो I1 हो जाएगा आपका V/R1, I2 हो जाएगा V/R2। तो V आपका वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट दिया गया था, तो ये 6 दोनों में कट जाएगा। चूँकि ये अनुपात में है तो ये अनुपात निकल के आएगा I1/I2 का अनुपात हो जाएगा R2/R1, क्योंकि आपका जो है R1/R2 का अनुपात 1:3 था, तो R2/R1 का अनुपात 3:1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है I1 और I2 दोनों धाराओं का अनुपात 3:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण या लेंस का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो समतल दर्पण का भी और उत्तल दर्पण का भी उपयोग करके हम आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। अवतल दर्पण जो है वो आपका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब देता है, बस एक ही कंडीशन में आपका जो है वो सीधा प्रतिबिंब देता है। कब? जब हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं, तब वो क्या करता है कि आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब देता है। लेकिन समतल दर्पण और उत्तल दर्पण हमेशा ही यानी सदैव जो है आभासी और सीधा प्रतिबिंब देता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर। आपका जो है फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक पर बल की दिशा जो है वो आपका चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा तथा जो है उसका साथ साथ क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 22 है, कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में यह पाया जाता है कि बैंगनी रंग अधिक मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य से ज़्यादा होता है, इसी कारण जो है बैंगनी रंग अधिक मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और जल के अंतरापृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, यह किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें क्या होता है कि किसी बाल्टी के जल में हम लोग क्या करते हैं, एक पेंसिल को रख देते हैं तो वो आंशिक रूप से क्या ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये कारण जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित को उनके पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल का अपवर्तनांक जो है केरोसिन के अपवर्तनांक से कम होता है, केरोसिन का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है और कांच का अपवर्तनांक हीरा के अपवर्तनांक से कम होता है। आपके जल का अपवर्तनांक जो है 1.33 होता है, केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 होता है, कांच का अपवर्तनांक जो है 1.52 होता है और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। आपको क्या करना था, इनके जो है पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/f से प्रत्यक्ष समानुपाती है। लेंस की शक्ति P बराबर होता है 1/f, जो 1/f से प्रत्यक्ष समानुपाती है, और f फोकस दूरी बराबर होता है 1/p यानी 1/ लेंस की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि लंबाई व बल से प्रत्येक के मात्रक को दोगुना कर दिया जाए तो शक्ति के मात्रक में कितने गुना वृद्धि होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना। तो हम लोगों को जो है पहले संबंध निकालना होगा शक्ति के साथ लंबाई व बल का। तो हम लोग जानते हैं कि कार्य W बराबर होता है बल गुने में विस्थापन यानी लंबाई के। अगर इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका शक्ति निकल के आ जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा F × L/T। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लंबाई व बल से प्रत्येक की मात्रा को दोगुना, तो हम लोग P' निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2F × 2L/T, क्योंकि दोगुना कर रहे हैं बल और लंबाई को। अब इसको हम लोग आगे गुना करेंगे तो ये 4FL/T हो जाएगा। चूंकि आपका जो है P बराबर है FL/T के, तो ये आपका हो जाएगा 4P के बराबर, यानी जो P' निकला है वो 4P के बराबर है, यानी 4 गुना हो जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक आकाशगंगा की दूरी का कोटिमान 10 के पावर में 25 मीटर है। यदि यह दूरी प्रकाश की चाल से तय की जाए तो लिए गए समय का कोटिमान क्या होगा? प्रकाश की चाल आपका जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, तो आपको जो है समय निकालना है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। तो दूरी आपका जो है वो आपका दिया है 10 के पावर में 25 मीटर, तो 10 के पावर में 25 मीटर लिखेंगे और बटे में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका चाल दिया है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका जो है लगभग ऑप्शन नंबर डी 10 के पावर में 17 सेकेंड के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मीटर पैमाने द्वारा दोनों छड़ों की लंबाई क्रमशः 50 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर नापी गई। मीटर पैमाने की अल्पत मांक 1 मिलीमीटर है। दोनों मापों में किसको अधिक परिशुद्ध माना जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहली नाप को। क्वेश्चन नंबर 29 है, समान परिमाण के दो सदिशों का परिणामी इनमें से एक के बराबर है तो सदिशों के मध्य कौन होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30 है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब दो चुंबक रखी जाती है तो वे प्रतिच्छेद करती है। ये कथन आपका गलत है। चुंबक क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो आपका यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए, वे उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में जाती है। ये कथन आपका सत्य है। एक चुंबक होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। इसका जो है चुंबक क्षेत्र रेखाएं होती है इस प्रकार से बहुत सारी, ठीक है। अब इसके हम लोग गुणधर्मों को देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है। ऑप्शन नंबर बी, वे बंद परिपथ बनाती है। हाँ, तो ये भी आपका सही है। देखिए एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक जाती है और अंदर में भी इस प्रकार से ये रहती है, तो यानी ये बंद परिपथ बनाती है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, वे शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र में बहुत पास पास रखी होती है।
अब जो शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र होती है वो पास पास होती है। जैसे यहाँ पर जो चुंबक के सामने वाला जो चुंबक क्षेत्र होता है वो पास पास होती है और वो शक्तिशाली होती है। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो वो क्या होती है, उसका जो है शक्ति जो है उसका घटते जाता है। चुंबक क्षेत्र जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे उसका जो है दूर दूर भी होते जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका गलत है कि जब जो चुंबक की रखी जाती है तो वे चुंबक क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ये कथन आपका गलत है। चुंबक क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो देखिए आपका जो है क्लास 10th और 9th स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।